हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जैसा हम देख रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारे पास। क्लासिकल मैकेनिक्स में एडवांस टॉपिक होते हैं जैसे हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन। इस वाले पोर्शन को हमने ऐसे डिवाइड किया है कि इसमें हमने 4 पोर्शन बनाए हैं, A, B, C, D। तो इसमें हम सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसमें सबसे पहले हम कुछ पार्ट जो न्यूटोनियन का होता है, जो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे ए पार्ट में। मतलब जो जनरली 11th-12th वाले टॉपिक हैं, काइनेटिक मैकेनिक्स, ये वाले टॉपिक ये हम डिस्कस करेंगे ए पार्ट में। देन हम बी पार्ट में डिस्कस करेंगे प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जैकोबी हैमिल्टोनियन, मतलब ये वाले डी-एलेम्बर्ट थ्योरम वगैरह, ये हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट में। देन हम सी पार्ट में डिस्कस करेंगे जो STR है वो डिस्कस करेंगे हम STR। एंड देन डी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। इस तरीके से हमारा ये रहेगा। सबसे पहले हमारा है ए पार्ट, जो है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड सेंट्रल फोर्सेस। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड सेंट्रल फोर्सेस। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे पास 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं। पहला वाला है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ये बेस्ड है इंटरनल और एक्सटर्नल रेफरेंस ऑफ फ्रेम के ऊपर। इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम 2 टाइप के होते हैं। एक रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस अप्लाई होते हैं, और दूसरा वाला रेफरेंस ऑफ फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते हैं, मतलब जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं वो वाले। इसमें हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम पर बेस होते हैं। हमारे पास 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इसके ऊपर बेस है इनर्शिया के ऊपर, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड वाला है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, जो हमें सिखाता है मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड है सेकंड वाला जो लॉ होता है हमारे पास। एंड थर्ड वाला एक्सेंट्रिएशन बेस। सबसे पहले ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पहला जो हमारे पास है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट में है या अगर वो मोशन वाली स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहेगा। मतलब ये बेस्ड है इनर्शिया के ऊपर। मतलब अगर कोई बॉडी है हमारे पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में है ऑब्जेक्ट हमारे पास तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई ना किया जाए। मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसकी स्टेट सेम रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसकी स्टेट सेम रहेगी। या तो वो मोशन वाली स्टेट में रहेगा या वो रेस्ट स्टेट में रहेगा। सो हमारे पास ये पहला वाला जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमें बताता है, ये इनर्शिया पर बेस्ड है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ये हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है सो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता बाहर से। सो अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमारे पास। इसमें हमें बताया है कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो हमें फोर्स देता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स। अगर हम यहाँ p इज इक्वल टू mv पुट करें सो mv dt, सो एक हमने इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि एक को छोड़ेंगे एक का डिफरेंशियल एंड चेंज करके। सो dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। f इज इक्वल टू ये हमारे पास आया m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अगर हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा मास है वो कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है मास, जैसे कि रॉकेट में होता है, जैसे कि किसी चीज़ का फ्यूल वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है और उसका मास चेंज होता रहता है क्योंकि जो फ्यूल है वो बर्न होता रहता है तो मास कम होता रहता है धीरे धीरे टाइम के साथ। सो वो वाला एग्जांपल नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ, हम कंसिडर कर रहे हैं जिसे मास कांस्टेंट होता है। सो जब मास कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हुआ, मतलब चेंज इन मास पर टाइम। हमारे पास m और dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास हुआ एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास ये है बेस्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन
रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स, मतलब ये फोर्स होगा पहला इज इक्वल टू फोर्स होगा दूसरा, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, बट डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। बट डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो ये हमारे पास हुआ इसका स्टेटमेंट, मतलब हर एक फोर्स का पेयर होता है, फोर्स का पेयर एग्जिस्ट करता है, हर एक फोर्स का पेयर एग्जिस्ट करता है। तो ये हुए हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि जो एक सेक्शन होगा उसमें हम उठा रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड सेंट्रल फोर्सेस। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला होगा जो हमारे पास बेसिक फिजिक्स है, सो उसमें पहला टॉपिक है हमारे पास ये। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा, देन थर्ड टॉपिक। इसमें कुछ 7-8 टॉपिक होंगे या 9-10 आई थिंक। फिर इसके बाद आएगा क्लासिकल, देन एस टी आर मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन इसके बाद आएगा डी पार्ट, जो इस क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ का डी पार्ट होगा, उसमें आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए, खाली पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं आज हम। इसका पहला टॉपिक था हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड सेंट्रल फोर्सेस। सो पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। जो पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया बेस्ड, मोमेंटम कंजर्वेशन बेस्ड, एक्शन रिएक्शन बेस्ड। सो ये हमारे पास चारों हुए, इस तीनों हुए। इसके बाद हमारे पास है डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेकंड वाला डायनेमिक ऑफ सिस्टम, ये कहाँ से आ रही है, डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सो इसमें हमारे पास जो डायनेमिक सिस्टम है पार्टिकल, उनके बारे में स्टडी है। जैसे कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, सो एक तो फोर्स होगा उसमें इंटरनल, एक फोर्स होगा एक्सटर्नल। सो इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट नहीं होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट होगा हमेशा। मतलब एफ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट, ये आपस में ही पेयर कंबाइन हो जाते हैं और ये कैंसिल हो जाते हैं। सो इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट नहीं होता हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट होता है। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है इस ए पार्ट का। सो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, जैसा हमने देखा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी समीशन ऑफ जितने सारे मोमेंटम हैं सबका।
उनका सम। देन ये हुआ हमारे पास डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है पार्ट के लिए, बाकी हम देखते हैं। इसके बाद हम तीसरा टॉपिक लिया है हमने ए पार्ट में से ही, थर्ड, वो है सेंटर ऑफ मास। सो आप सब जानते हैं कि एवरीबॉडी हैज़ सेंटर ऑफ मास इन इटसेल्फ। तो मतलब उसके अंदर ही होता है सेंटर ऑफ मास, बॉडी के अंदर। हर एक बॉडी के अंदर उसका सेंटर ऑफ मास होता है, जहाँ उस पॉइंट पर सारा उसका मास कंसंट्रेटेड होता है और उस पॉइंट से पूरी बॉडी का मास बैलेंस हो सकता है। तो जैसे कि ये एल लेंथ की एक लीनियर रोड है, कि सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी में। तो अगर हमारे पास कोई एक लीनियर रोड है, सो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, मतलब L/2 को डिवाइड करता हुआ होगा। L/2 एक तरफ L/2 दूसरी तरफ L/2, इस टाइप से। सो ये हमारे पास है ऐसा, इधर L/2 देन इधर L/2, ये हमारे पास है। सो ये एग्जाम्पल हमने बताया कि अगर लीनियर रोड है, अगर हमारे पास लीनियर रोड है, ये तब एग्जाम्पल है। बट लीनियर रोड अगर नहीं है तो ज़्यादा मास की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो। जैसे ऐसा है कि इधर ज़्यादा है मास और इधर कम है, तो सेंटर ऑफ मास बीच से इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जिधर ज़्यादा है मास उधर की तरफ, उधर से पूरी बॉडी बैलेंस होगी। सो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की बात करते हैं सबसे पहले। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मतलब RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MNRN अपॉन M1 प्लस M2 देन प्लस MN। सो R क्या है, जैसा कि अगर हमने ये XY प्लेन लिया, XY प्लेन लिया, ये हमारे पास ये पार्टिकल है M1 मास का और इसकी पोजीशन है R1। देन ये पार्टिकल है हमारे पास M2 मास का और इसकी पोजीशन है R2। ये कहीं M3 मास है हमारे पास और इसका पोजीशन वेक्टर है R3। यहाँ हम इसके पोजीशन वेक्टर भी लगा सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता है। इसका ऐसे भी समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर, बट M3 का पोजीशन वेक्टर R3। देन इसी टाइप से ये बहुत बड़ा सिस्टम है। सो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ है और उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल RCM, मतलब पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। सो RCM इज इक्वल टू M1 प्लस R1, सबका मास और सबकी पोजीशन देन ऐड कर दिया, उसका मास का एवरेज निकाल दिया, ऐसा हमने, ऐसा समझो। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा हम पोजीशन होती है हमारे पास और हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, और अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो इसी टाइप से यहाँ भी चलेंगे। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास VCM आएगा। सो MI और VI का सम अपॉन कैपिटल M, ये सारे मिलकर क्या हुए, कैपिटल M। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम और इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको कि M1 V1 प्लस M2 V2
प्लस m3v3 इस टाइप से करके अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी हमारे पास VCM का फॉर्मूला है। इससे हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम PI इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कैपिटल M into VCM. So momentum is equal to M into VCM. Then external force is equal to M into ACM, जो कि इसी के डिफ्रेंसिएशन से आ जाएगा VCM। और ये हमारे पास हुआ थर्ड टॉपिक। हमने देखा सेंटर ऑफ मास कि हर एक बॉडी में उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर बॉडी लीनियर है और रोड से हमने समझा इसको कि एक लीनियर रोड हमने लिया और उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आया। देन और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि एक मास बड़ा हो एक मास छोटा हो, ऐसे हमने अटैच कर दिए, ये मास M और ये मास M, तो इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। अगर ये मास M इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं हो करके यहाँ होगा, बड़े वाले के पास शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम है, जो एक बॉडी है, तो पार्टिकल फॉर्म में है कि अलग अलग पार्टिकल है और उनके पोजीशन वेक्टर हैं। सो मास इनटू पोजीशन वेक्टर nth टर्म तक हमको सम करने हैं अपॉन उनके मास। ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगा। पोजीशन के बाद हम इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास, ध्यान रखना होता है P इज इक्वल टू mv F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt, जो कि हमने फॉर्मूला पहले ही देखा हुआ है। अगर हमारे पास F एक्सटर्नल ज़ीरो है, F एक्सटर्नल ज़ीरो है तो dp/dt ज़ीरो होगा। तब F एक्सटर्नल ज़ीरो है तो dp/dt ज़ीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। देन P कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व रहेगा। मतलब जो शुरू में मोमेंटम था PI और बाद में मोमेंटम है PF, दोनों सेम रहने चाहिए। इसका मतलब है PI इज इक्वल टू PF। इसके बाद है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास L, और जब हम इसको रिलेट करते हैं एंगुलर से लीनियर के फॉर्म में, सो R की क्रॉस करके, ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। सो और L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है इसके जनरल फॉर्म में। और जब हम इसको मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से कनेक्ट करते हैं, सो R से मल्टीप्लाई लगा के P लिखना होता है। P मतलब लीनियर मोमेंटम, L मतलब एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। टो इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स
ये एक टाइप का फोर्स है, मतलब टॉर्क। जैसा हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होता है, जैसा फिजिक्स में हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होता है एक हमारे पास रोटेशन मोशन होता है, रोटेशन मोशन होता है हमारे पास। सो ट्रांसलेशन मोशन में मतलब लीनियर मोमेंटम लाइक क्वांटिटी होती है ट्रांसलेशन मोमेंटम में। जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है ट्रांसलेशन मोमेंटम में। और जब रोटेशन मोमेंटम में जैसे यहाँ हुआ फोर्स तो यहाँ होगा टॉर्क, यहाँ होगा मोमेंटम तो यहाँ होगा लीनियर, यहाँ लीनियर मोमेंटम तो यहाँ होगा एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। सो ये ध्यान रखना होता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं है सो डी एल बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। देन एल कांस्टेंट हो जाएगा। एल कांस्टेंट से मतलब है कि जो शुरू वाला जो एल आई है वो बाद वाला भी एल एफ होगा। मतलब इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम था, फाइनल वाले एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम होंगे। मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2।